देखिए, शांत रहिएगा। किसी वस्तु को वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान देखिएगा, मान लीजिए पहले क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है ना। देखिएगा हाफ m मतलब द्रव्यमान सबका कांस्टेंट होता है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, बदलेगा कौन, ये v मतलब वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए पहले वेग v जो है 1 था, लेकिन न्यू वेग कितना हो जाता है 2 गुना, तो 2 हो गया। इसका अगर हम करें v² तो कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा, लेकिन इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो देखिए यही ना 1 का कितना गुना हो गया, ये जो n टाइम्स, यही n टाइम्स 4 गुना हुआ। यही n का मान आपसे पूछ रहा था, कितना 4 गुना हो गया। दूसरा नंबर, दो नंबर देखिए, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि दोनों अपने अपने स्थान में परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं देखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि x का स्थान बाएं से 17 है, x का स्थान जो है बाएं से कितना पे है 17 पे, इधर से x है, और y कह रहा है 14 है दाएं तरफ से, इधर से y है 14, ये y है 14 पे। अब कह रहा है दोनों अपने स्थान में परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं से दोनों स्थान परिवर्तित कर लेता। अब देखिए x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ चला जाएगा, x यहाँ आ गया y यहाँ चल गया। तब कह रहा है बाएं से x का स्थान कितना है 7वां है। अब देखिए x का इधर से बाएं से 7वां है, लेकिन इधर से जब देखिएगा दाएं तरफ से कितना पे है 14 पे है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिएगा तो 7 + 14, ये 2 बार इसको गिन ले रहे हैं यहाँ पे, तो 1 घटा दीजिए, यही संख्या आ जाएगा 20। टोटल यहाँ से यहाँ लड़का बैठेगा 20 को, यही कर रहा था। लास्ट में क्या कर रहा है कि देखिए x का स्थान बाएं से 7वां है लेकिन दाएं से 14वां आ गया ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए। 1 इसलिए घटा देते हैं कि इस पे x को 2 बार ले लीजिए, इधर से भी ले लेते हैं इधर से भी ले लेते हैं, 1 ही बार लेना है, इसलिए 1 घटा दीजिए। 2 के अलावे कितना 4 नंबर बाद में बता देंगे आपको, बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस, मंगलवार आता है। 6 नंबर देखिए, 2 पाइप P और B एक टंकी को क्रमशः 37/1 1/2 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप B को 2.5 मिनट बाद बंद किया जाए, मतलब बंद किया जाए कितना मिनट के बाद। मान लीजिए यहाँ क्लासरूम में हम आधा घंटा खड़े हैं, आप लोग 1 घंटा है, तो हम आधे घंटा में खड़े रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। कितना देर के बाद हम चले गए, तो आधा घंटा या आधा घंटा हम काम करके चले गए, दोनों तो एक ही बात हुआ। तो यहाँ देखिए जो P और B का बात कर रहा है, P और B का है, B चला जाता है। मान लीजिए P 30 मिनट पूरा टंकी चला तो P 30 मिनट काम करेगा कि नहीं, लेकिन B के बारे में कुछ कहा गया, कितना देर काम किया, कितना देर के बाद चला गया, नहीं कहा गया। तो मान लीजिए x देर काम किया होगा, यही किया है। दोनों मिलकर अगर P और B मिलकर करेगा तो 1 काम कर लिया है, टंकी भर लिया, मतलब 1 काम कर लिया पूरा अपना। अब देखिए P जो है, P देखिए 30 मिनट P काम करता है, लेकिन P का कितना देर में 37.1/2 दिन में ये पूरा करता है अपना काम। इसको लिख सकते हैं 37 75/2, इसको 2 को ऊपर कर दे, कोई दिक्कत, प्लस B कितना देर में, x देर काम किया, लेकिन ये 45 मिनट में काम करता है ना, बराबर 1। अब देखिए ये जो है 15 कितना बार में कटेगा, ये पूरा टर्म ये प्लस में है, इधर हम ले जाएं तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए x/45 बराबर 1 माइनस 4/5 लिख सकते हैं, यही x/45 को लिख सकते हैं। इधर क्या 1/5, ये कट जाएगा 9 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 9। यही 9 मिनट B काम किया, तब जाके 30 मिनट तक P से हुआ है? तो उससे भी बन जाएगा, उससे थोड़ा एलसीएम में ये पूर्णांक वाला में दिक्कत हो जाएगा,
इससे सीधा बना लीजिए। नहीं आप करना चाहेंगे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये तो बताने के लिए आगे प्रोसेस की, ये भी हम नहीं लिखते हैं। नहीं 30 देखिए दोनों मिल के काम किया। आप जो 30 देख रहे हैं ना, 30 ये है, 30 में ये भी था, लेकिन ये कितना देर था ये नहीं पता है। ये सिर्फ P का 30 देर की, मतलब P अकेले B छोड़ दिया था तब P से 30 दिन चला था, समझे? दोनों मिला था, B छोड़ दिया था तब जाके उतना चला था। आगे बोलिए 20 नंबर, 10 और 20। 10 नंबर देखिए, चंद्रमा की सतह से देखिए पृथ्वी चंद्रमा, देखिए द्रव्यमान का बात करेगा ना तो चंद्रमा से ये 81 टाइम गुना बड़ा होता है। इसका द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से, द्रव्यमान की बात करेंगे तो 81 गुना ज्यादा, या कहेंगे चंद्रमा का द्रव्यमान लिखेंगे, चंद्रमा द्रव्यमान लिखे तो ये लिख सकते हैं पृथ्वी का 1/81, मतलब पृथ्वी का जितना होगा उसका 81 से भाग देंगे तब चंद्रमा का निकलेगा। या यहाँ से पृथ्वी का लिखेंगे तो 81 गुना चंद्रमा का द्रव्यमान, ये लिख सकते हैं। अब भार देखिए, भार जो होता है ना ये होता है पृथ्वी पे जो है उसका 9 गुना, 9 टाइम्स, समझे? अगर पृथ्वी पे कोई चीज का भार मान लीजिए 900 यहाँ पे है न्यूटन, तो चंद्रमा पे हो जाएगा कितना? 100 न्यूटन। 9 से भाग दे देंगे, वो उल्टा हमको कहा गया, 6 से भाग देते हैं। कितना से? 6 से भाग देते हैं, मिस्टेक हो गया हमसे। 6 से देखिए 6 से भाग देते हैं। तो अब अगर पृथ्वी पर हम कोई चीज का भार निकाले तो चंद्रमा पर भार का कितना होगा? 6 गुना ज्यादा होगा। मतलब कहने का अगर चंद्रमा पे किसी चीज का भार 100 न्यूटन है तो पृथ्वी पे कितना भार हो जाएगा? 600 न्यूटन। तो वही यहाँ पे कह रहा है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार 300 है, चंद्रमा पे कितना है? चंद्रमा पर आपका 300 है न्यूटन भार, तो पृथ्वी पर 6 गुना ज्यादा होगा। 300 गुने 6 तो कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन। यहाँ पे मिस्टेक से 9 कहा गया, 6 होता है, 1/6। भार 1/6, और जब द्रव्यमान का बात करेंगे तो 1/81। हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी पर ज्यादा होगा, क्योंकि पृथ्वी पर हमेशा ज्यादा है, चंद्रमा पे होगा कम। क्यों होता है कि वहां पे जी भी तो कम जाता है। देखिए W बराबर क्या होता है? mg। द्रव्यमान कहीं चेंज होता है? पूरा ब्रह्मांड में द्रव्यमान तो फिक्स है, खेल खेलता है ये जी। पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तब पर भी 0 हो जाएगा, सतह पे जाएंगे तो ठीक रहेगा, धूल पे जाएंगे बदलेगा, विषुवत पे जाएंगे बदलेगा, यही जी। तो पृथ्वी पर जी का वैल्यू तो जी रहेगा, लेकिन चंद्रमा पे जाएंगे तो यही 1/6 गुना कम हो जाता है। तो यही इसलिए भार को भी 1/6 गुना कम कर देता है। यहाँ पे समझ गए कॉन्सेप्ट? हमेशा रखिए पृथ्वी बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, चंद्रमा छोटा है तो छोटा होना चाहिए, बस भार, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। द्रव्यमान यहाँ अगर 100 kg है तो चंद्रमा पे भी 100 kg रहेगा, पृथ्वी के केंद्र पे भी ले जाइएगा तो 100 kg रहेगा। आगे बोलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर कह रहा है एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है। आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण। इसमें 2 तरह का हम फिगर बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा और दोनों समझा देते हैं। देखिए पहला केस कह रहा है अगर कोई कुछ नहीं कहता, सीधा कहता कि 20 डिग्री के साथ कोई किरण आपतित हो रहा है समतल दर्पण पे, तो ऐसा फिगर बनेगा। 20 डिग्री के साथ आपतित हो रहा है समतल दर्पण पे तो ये 20 डिग्री होगा। फिर जितना डिग्री के साथ आया उतने डिग्री के साथ तो परावर्तित भी हो जाती है, तो ये भी 20 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 40 डिग्री। आप लोग ये मारे होंगे बहुत, ये 40 डिग्री मारे होंगे, ये गलत है। एक जब नहीं कहे समतल दर्पण का बात तब। अब समझिए, ये तो कह दिया। अब कह रहा है इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है समतल दर्पण के साथ कोई किरण आपतित होती है 20 डिग्री एंगल के साथ। देखिए हुआ, फिर ये परावर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना के बीच में कितना डिग्री के? 90 डिग्री का कोण। जब ये 20 डिग्री तो ये कितना? 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री तो ये भी तो 70 डिग्री।
यही दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है कितना, 70 + 70 140 डिग्री। दोनों में फर्क समझे, क्वेश्चन एक ही है लेकिन थोड़ा कर दिया। ये बिना समतल दर्पण कहे कहा, ये समतल दर्पण के साथ कह दिया। तो दर्पण हमारा ये ना है, देखिए दर्पण हमारा ये है, दर्पण के साथ 20 डिग्री का एंगल, तो दर्पण के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया, फिर चला गया। तो ये एंगल हमेशा एंगल निकलता है अभिलंब के साथ, अभिलंब और आपतित किरण या परावर्तित किरण। तो ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री, 140 डिग्री। अब बोलिए 20 के अलावे 9 नंबर, 9 नंबर देखिए कह रहा है आपका, यदि बहुपद x² - ax + b के शून्य 3 और 4 है तो a और b का मान बताइए। x² - ax + b = 0। इसका दो शून्य मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा कितना दे दिया है आपका 3 और बीटा कितना दे दिया है 4। जब द्विघात समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ देखिएगा -b/a, तो -b के जगह क्या है -a है, अब बटा a के जगह क्या है 1 है ना। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा 3 + 4 बराबर -a बटा देखिए -b तो ये था, तो ये प्लस हो जाएगा बटा 1, तो a का मान कितना 7 हो गया, और 1 होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। तो अल्फा कितना है 3 है, बीटा 4 है, c कितना है आपका वैल्यू, c का वैल्यू b दिया है, a 1 है, तो b बराबर कितना 12। यही दोनों तो आपसे पूछ रहा था, लिख लीजिए। 9 के अलावे कितना 23। ये दोनों के बीच में नहीं ना, 23 37 के बीच में 29 है। तेईस नंबर देखिए, 23 नंबर देखिएगा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। v बराबर पहले वेग तो निकाल लीजिए, देखिएगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, चाल या वेग, सीधी रेखा में चला तो वेग, ऐसे चला तो चाल, तो चाल और वेग एक तरह से सेम ही है। यहाँ पर वेग निकाल लीजिए, v बराबर क्या होता है l लैम्डा, n का मान कितना दिया है 4 किलोहर्ट्ज, तो 4 हर्ट्ज रहता तो 4 लेते, किलो लगा दिया तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, और उसके बाद आपका लैम्डा का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। हमेशा दूरी होता है मीटर में फिजिक्स के भाषा में, तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये मीटर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 1600 मीटर आ गया, ये मीटर प्रति सेकेंड, चाल है मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब कह रहा है समय, समय के बराबर t बराबर लिख सकते हैं, दूरी आपका 3.2 किलोमीटर है, तो अगर इसको मीटर में बदलिए, क्या है कि मीटर में चाल दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलिए तो 1000 से गुना कर दे, अब बटा चाल से भाग दीजिए 16 से, यही काट दीजिए, 2 सेकंड इसका आंसर आ गया। लिख लीजिए। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कहता है गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, चीनी और आटे का अनुपात 2:7 दिया हुआ है, टोटल कितना है, ये दोनों का अगर दरमान देखिएगा तो 9 है, इसको रेशियो में कितना, रेशियो में 9 के बराबर 9, रेशियो 1 बराबर कितना 1 आ गया, इसको 1 से गुना कर दीजिए, मतलब चीनी कितना है 2 और आटा कितना है 7। अब आगे पर ये कह रहा है गुथे हुए आटे में 9 किलो में से जॉन ने कुछ और चीनी मिला दिया, चीनी और मिला दिया, देखिए पहले 2 था, अब चीनी कितना मिलाया ये नहीं पता, 1 से मिलाया, और आटा कितना है 7, यही अनुपात कितना हो गया 2 और 5, यही से x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही मिलाया, 10 + x बराबर 14, 10 + 5x बराबर 14, 5x बराबर कितना 4, x बराबर 4/5, ये kg आया, समझे।
और ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दे, बताइए। तो अब ग्राम आ गया, यही कितना हो गया 200, 4 दूनी 800 ग्राम। केजी में दिया रहता तो 4/5 हो जाता, ग्राम में दिया है तो 800 ग्राम। सैंतीस नंबर देखिए, किसी वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग और षष्ठकोण के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, ये वृत्त है, इसमें पहले वर्ग बना देते हैं, देखिए, और एक षष्ठ, ये भी बन गया। देखिए दोनों में क्या होता है, जब इस सब को मिलाइएगा ना, 6 गो समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसमें 6 गो समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज का भुजा जो होगा ना त्रिज्या के बराबर होगा। हमेशा ऐसा बने वृत्त के अंदर तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो त्रिभुज के वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर r हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये वर्ग बना तो ये r और r, मतलब वृत्त का व्यास वर्ग का भुजा होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा बराबर 2r लिख सकते हैं। अब देखिए भुजा यहां से निकालिए, 2r बटा √2 लिख सकते हैं, √2r, इसका भुजा √2r, इसका भुजा कितना आ गया r। अब दोनों का त्रिभुज अनुपात कैसे कह रहा है, देखिए कह रहा है वृत्त के अंदर समषष्ठभुज के क्षेत्रफल, वर्ग और वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा √2r, इसका स्क्वायर होता है, इसका होता है 4/3, तो 3 ऊपर लिख दें, इसका भी क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब यहां से नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ये उल्टा हम लिख दिए हैं, उल्टा नहीं लिखे हैं, जब सही है ना, 6 को त्रिभुज है, 6 गुना कर दीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए अब सही है, इसीलिए तो पूछ लिए, कभी कभी हो जाता है, मैन मिस्टेक कर जाता है ना। यही अब क्षेत्र अनुपात आ गया, सबको काट उठ के लिख लीजिए, यही आ जाएगा आपका 4/3 √3। वही तो हम भी देख रहे थे कि नीचे आना चाहिए √3, ऊपर आ रहा है। 37 के अलावे बोलिए, ये दोनों त्रिभुज एक, दोनों फिगर एक ही सम्मिलित है, बताने के लिए अलग अलग कह दिए। कितना नंबर 42, 42 नंबर देखिए, 42 नंबर देखिए आप, पीटर नगर ए से आता है और पॉल बी से आता है। देखिए पीटर जो है ए से आता है, पॉल बी से आता है, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, बीच में कहीं मिल जाता है। पीटर नगर ए से आता है और पीटर नगर पॉल बी से का रहने वाला है, वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर में के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर किन्हीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान पर, पीटर को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए समय कितना लगा, 13.5 घंटा, जबकि पॉल को पीटर के शहर पहुंचने के लिए 6 घंटा। इसका समय कितना लगा 6 घंटा। अगर पीटर की गति कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका गति क्या होगा। अब देखिए जब मिलने का बात होता है ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है, S1/S2 बराबर √T2/T1, इस फॉर्मूला पे होता है। S1 का वैल्यू कितना दिया है 2, S2 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन T2 कितना दिया हुआ है 6 और T1 दिया हुआ है 13.5। इसको बदल दीजिए ऊपर,
ये हो जाएगा देखिएगा 4 बार, ये हो जाएगा 9 बार, इससे कितना आ जाएगा 2/3, और ये कट जाएगा 15 बार में। S2 का वैल्यू कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिलने के बाद का जब समय दिया रहे ना तब ये फॉर्मूला लगाते हैं सिर्फ S1/S2 बराबर √T2/T1। आगे बोलिए 42 के अलावे 50। 50 नंबर देखिए 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन के टर्म में स्क्वायर है, अगर इसको इधर लाइएगा तो 3 माइनस a क्या कॉमन आ जाएगा x², ये माइनस ax है प्लस 2x है। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस 2x हो जाएगा, और देखिए ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 0। जब एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अब होता है इसका b² माइनस 4ac बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के टर्म में आ गया, ये पूरा कितना का वैल्यू देगा। मान लीजिए अगर इक्वेशन रहता ax² लिखते हैं तो ये पूरा a का वैल्यू देगा, ये bx ये पूरा b का वैल्यू देगा, ये कांस्टेंट मतलब c का वैल्यू देगा। ये हो गया, तो अब b के जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस है तो ये पूरा माइनस के साथ लिखा जाता है, तो ये इसको माइनस करेगा इसको भी माइनस करेगा, माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 a के जगह क्या लिख सकते हैं 3 माइनस a, 3 माइनस a, और c के जगह 4 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण में आ जाएगा। आगे का टर्म देख लीजिए कैसे लिखेंगे, टोटल सॉल्व कीजिएगा a² प्लस 20a प्लस 44 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आपको आ जाएगा। यही देखिए अब 44 कैसे लाए, इसको तोड़ के जोड़ के 20 भी आना चाहिए, गुना करके 44 भी आना चाहिए। तो a² प्लस 22a माइनस 2a प्लस 44, ये 44 प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में आ जाएगा। देखिए 0। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 20a आ जाएगा, और गुना करिएगा तो माइनस 44। अब हो गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा एक बार में 22 माइनस 22, a का वैल्यू एक बार 2 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस वाला मान तो प्लस हो जाएगा। 50 के अलावे 50 के अलावे बोलिए 72 से पहले 72 नंबर देखिए 61 भी है। चलिए 72 अब देख लीजिए, 61 भी देख लीजिए। 72 नंबर देखिए 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई कितना होगा। ये प्लेटफॉर्म है, टावर कहीं रहा होगा, मान लीजिए यहाँ रहा होगा, जमीने पे ना होगा, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है। और कोई व्यक्ति या तो यहाँ से देखिए या यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, ये आप यहीं से देख लीजिए, तो ये जो एंगल कितना डिग्री का दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना है 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर हो जाएगा, और ये पता नहीं कितना है, तो यहाँ से यहाँ h मीटर है, ये तो 5 है। तो अगर टावर की ऊंचाई कहे, टावर की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा h प्लस 5 मीटर, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, ये आधार कितना दिया हुआ है 40√3 मीटर, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है आपका। अब tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब h, आधार कितना है 40√3, tan 31/√3 होता है h बटा 40√3, तो h का वैल्यू कितना आ गया 40 यहाँ रख दीजिए, 40 प्लस 5, टावर का ऊंचाई कितना
45 मीटर। क्या कि देखिए जब हम यहाँ मान लीजिए खुद समझिए कि अगर हम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इमेजिन कीजिए, प्लेटफॉर्म पे जब खड़ा रहिएगा तो प्लेटफॉर्म से ऊंचा ना रहिएगा, जितना ऊंचा ये प्लेटफॉर्म है उतना तो टावर यहीं से लिया जाएगा बेस। ये तो आप छोड़ रहे होंगे 40 मीटर लाके, सब 40 मीटर मारिएगा तो ये इतना दूरी तो छोड़ दीजिएगा, टावर का जड़ ही खत्म कीजिए, टावर खड़े नहीं रहेगा। खड़ा करने के लिए ये दूरी जोड़ना पड़ेगा। चलिए 61 नंबर देखिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वैल्यू 4 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर व्हाट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना 1। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। इसका देखिए प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, ये 4 गुना में है, इधर चले आएगा भाग में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4, तो यही 0.25, इसी को लिख सकते हैं ना भाग देके, कितना 0.25, 0.25, यही तो आंसर पूछ रहा था। और कोई क्वेश्चन है?